क्रेडिट बहुत इजी चैप्टर है बेटा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे बार्टर सिस्टम की। अगर हम पहले के समय में चले जाएं तो हमें देखेंगे कि हमें कहीं भी जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मनी है, नोट, सिक्के हमें कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था। गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था, सेवाओं के बदले सेवाओं का लेन देन होता था। तो ऐसे लेन देन को क्या कहा गया? बार्टर सिस्टम कहा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे जूते चाहिए और आपको गेहूं चाहिए, तो मैं अपने गेहूं आपको दे दूंगी और आपसे जूते ले। ठीक है, तो इस प्रकार कोई भी कमोडिटीज है उसका एक दूसरे के बदले में लेन देन होता था। तो ये बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम पहले के समय में प्रचलित था, बहुत ज्यादा प्रचलित था। आज भी आपको इसका गाँव में कहीं ना कहीं नमूना दिखाई दे जाता होगा। When goods are directly exchanged for goods, no use of money, किसी प्रकार के मनी का कोई यूज नहीं हो। ठीक है, तो ये क्या था बेटा? बार्टर सिस्टम था। तो आज क्या हुआ? आज बार्टर सिस्टम कहाँ गया? कोई सिस्टम खत्म कब होता है? जब उसमें कुछ कमियां होती है या हम बेटरमेंट की तरफ जाते हैं, जब हम सुधार करते हैं और कोई अच्छा सिस्टम लेकर आते हैं, तो पुराने वाला सिस्टम क्या हो जाता है? इरेडिकेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही बेटा बार्टर सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस रही, कुछ कमियां रही। सबसे बड़ी कमी तो क्या थी भाई? टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, आपके पास एक वस्तु है, आपको उसके बदले दूसरी वस्तु चाहिए तो आपको ढूंढना पड़ता था। ठीक है, तो टाइम बहुत लग जाता था। दूसरी बात क्या? कोई स्टैंडर्ड नहीं था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे पास तो गेहूं है भाई और मुझे जूते चाहिए, तो मुझे मिल गया भाई वो आदमी जो जूते बेच रहा है। तो जूते कितने जोड़ी जूते देगा और कितने गेहूं लेगा? ठीक है ना, क्या पैमाना रहेगा, क्या स्टैंडर्ड रहेगा? जैसे कि आज तो आप मार्केट में जाते हो, हर एक चीज पे एमआरपी लिखा होता है 200, 500, 2 रुपीज, 5 रुपीज, उससे ज्यादा कोई नहीं ले सकता। पर पहले ऐसा नहीं था। स्टैंडर्ड क्या था? कोई फिक्स नहीं था। तो इस प्रकार से बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उसके बाद थर्ड है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। ठीक है, पहले तो मैं आपको बताऊं कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स है क्या। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स को हिंदी में कहेंगे दोहरे संयोग। दोहरा संयोग है क्या? मतलब दो चीजें मिलनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दिया कि मेरे पास तो गेहूं है और मुझे क्या चाहिए भाई? जूते चाहिए। तो मैं ऐसे आदमी को ढूंढ रही हूँ जो जूते बेचे, मुझे मिल गया। ठीक है, तो एक कोइंसिडेंस पूरा हो गया कि भाई मुझे वो आदमी मिल गया जो जूते बेचे। अब उस आदमी को मैं कहती हूँ कि भाई जूते तो दे दे और गेहूं ले ले, पर क्या है बेटा? वो मना कर देता है क्योंकि दूसरा कोइंसिडेंस नहीं मिला। क्योंकि उसको गेहूं नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? राइस चाहिए, चावल चाहिए। ठीक है, तो दो कोइंसिडेंस जरूर होने चाहिए। एक तो आप जो वस्तु बेचना चाहते हो उसको सामने वाला खरीदना चाहता है। ठीक है ना, और सामने वाली वस्तु की सामने वाले की वस्तु को आप खरीदना चाह रहे हो या एक्सचेंज करना चाह रहे हो। तो बेटा इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमी क्या थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। हमें वो व्यक्ति तो मिल जाता था जो हमारी वस्तु खरीदना चाहता है, पर कई बार उसके पास वो वस्तु नहीं होती थी जो हम चाहते हैं, या हम तो उसकी वस्तु खरीदना चाहते थे पर वो हमारी वस्तु को एक्सचेंज नहीं करना चाहता था। तो इस प्रकार डबल कोइंसिडेंस वॉन्ट्स, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाता है बेटा, when both party have to agree to sell and buy each other commodity। जब दोनों एग्री हो ना भाई, तू मेरी ले और मैं तेरी ले ली, तो इसको तो क्या कहा जाएगा? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। पर यूजुअली इसकी क्या होती थी? कमी पाई जाती थी। इसको क्या कहा जाएगा? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी जिसके कारण हमें कुछ नया सिस्टम, कुछ नया करने की क्या हुई? सूझी। यहाँ पर देखिए बेटा, पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम से मूव करके कहाँ है? कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। राजा महाराजा के टाइम पे राजा महाराजाओं ने कीमती धातुओं में सोने और चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, और उससे मूव करते करते हम क्या आ गए? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मनी में आ गए। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मनी क्या है? अगर आप देखोगे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मनी क्या है बेटा? मनी क्या है? मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी क्या है? मुद्रा क्या है? विनिमय का साधन है। आप मार्केट में जाते हो, आप मनी देते हो और क्या होता है? बदले में कोई चीज भी ले सकते हो। इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो पहले कॉइन्स हुए गोल्ड सिल्वर के, फिर अब क्या है? प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मनी है। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मनी में क्या क्या आता है? यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉइन्स आते हैं, सिक्के आते हैं, पेपर नोट्स आते हैं आपके। उसके बाद है डिमांड डिपॉजिट। तो बेटा बैंक आपके पास, बैंक में आपके पास जो भी पैसे आप बैंक में जमा कराते हो, दो तरह के डिपॉजिट में होते हैं। एक तो फिक्स डिपॉजिट है और दूसरी क्या है? डिमांड डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट जैसे कि आपने बैंक में एफडी करा दी, एफडी बोला जाता है फिक्स डिपॉजिट। जैसे 5 साल तक वो पैसे आपके बैंक में ही रहेंगे, उसके बाद आपको मिलेंगे। अगर बीच में आपको जरूरत है तो बैंक देगा, पर कुछ चार्ज उसमें से कट कर लेगा। नॉर्मली जो फिक्स डिपॉजिट है उसको लोग बीच में नहीं मांगते, कम चांसेस होते हैं, इसीलिए उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होता है? बैंक हाई देते हैं। उसके बाद एक डिमांड डिपॉजिट जिन पर नॉमिनल इंटरेस्ट होता है।
जिन पे बैंक बहुत नाम मात्र का चार्ज देता है, बस वो आपके बैंक में पैसे हैं, जब आपको जरूरत हो आप निकालो। ठीक है, बाय चेक भी निकाल सकते हो, एटीएम के थ्रू भी निकाल सकते हो। तो ये क्या आपके डिमांड डिपॉजिट, इनको भी डिमांड डिपॉजिट को भी आप क्या करते हो, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मनी में शामिल करते हो, करंट करेंसी में शामिल करके चलते हो। तो क्या हो गए, नोट्स पॉइंट्स और आपके नोट्स पॉइंट्स और आपके डिमांड डिपॉजिट। ओके, अब देखिए बेटा एक और है, डिफरेंस पूछा जाता है कि जब राजा महाराजा थे तो सोने चांदी के सिक्के लगाए गए, अभी जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मनी है उनमें क्या डिफरेंस कहता है। एक बहुत मेजर डिफरेंस है, जो राजा महाराजा के अगर मान लीजिए कॉइन्स ऑफ गोल्ड और सिल्वर थे, उनके अगर राजा इसको पैसे मानने से भी मना कर दे, राजा ने मना कर दिया कि इसको कोई मुद्रा नहीं मानेगा, तो भी उनको मार्केट में बेचोगे तो चांदी और सोना बहुत महंगे बिकते, तो उनकी रियल वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू सेम ही होती। ठीक है, अगर आप उसको मुद्रा के रूप में भी ना समझो, धातु के रूप में भी बेचोगे तो उतना ही उसमें आपको वस्तु मिल जाएगी। तो क्या था, रियल वैल्यू और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो क्या होती थी, सेम होती। अगर आप नोट की रियल वैल्यू देखो बेटा, एक पेपर का टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा है, एक कागज का टुकड़ा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। अभी आपने देखा होगा कि जो मोदी सरकार ने डिमोनेटाइजेशन करा था, तो आप मुद्रा जो नोट थे, जो करेंसी थी, वो क्या हो गई थी, एक तरीके से जिनके पास व्हाइट मनी नहीं ब्लैक मनी था, वो क्या हो गया था, एक तरीके से बिल्कुल ही वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये अगर इसको सरकार, हमारा केंद्रीय बैंक इसको मान्यता ना दे, इसको मुद्रा मानने से मना कर दे, तो ये कागज का टुकड़ा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो रियल वैल्यू कुछ नहीं है, पर स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है, बहुत हाई है। कोई कागज का नोट क्या है, 2000 रुपए में चलता है, कोई 100 रुपए में चलता है, जैसा कि बैंक उसको ऑथराइज करता है। अब उसके बाद हम देखेंगे बेटा बैंक क्या है, बैंक क्या कार्य करता है और रिजर्व बैंक क्या कार्य करता है। अब देखिए बेटा बैंक, ठीक है, बैंक क्या है बेटा, बैंक क्या है, आपकी रिसीव को, आपके छोटे छोटे डिपॉजिट को क्या करता है, जमा कर लेता है। उसके बाद क्या करता है, आपके मनी को सेफ रखता है, आपके मनी को सेव रखता है, और जो आपसे पैसा उसने लिया है उसको सेव रखता है, और साथ ही उस पर इंटरेस्ट भी देता है। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है। बैंक इस पैसे का क्या करता है, बैंक इस छोटी छोटी जमा को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा अमाउंट दे देता है बेटा बड़े बड़े व्यापारियों को, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, किसी लोन होता है, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है, किसको, बड़े बड़े व्यापारियों को। ठीक है, तो अब बड़े बड़े व्यापारियों को क्रेडिट जब देता है तो उससे बदले में कुछ लेता होगा, हाँ डेफिनेटली वो उससे क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, वो इनसे क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है, और आपको क्या देता है, आपका पैसा है तो आपसे क्या लेता है, इंटरेस्ट आपको देता है, और इनसे क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है। तो एक मीडिएटर का काम करता है, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है कि आपसे पैसा लिया और आपने थोड़े थोड़े पैसे को बड़ा करा और इस बड़े व्यापारी को दे दिया। ठीक है, बड़े व्यापारी से जो पैसा लिया उसमें से कुछ आपको दे दिया, और जो बच गया, ठीक है ना, वो आपको जो पैसा देता है उससे ज्यादा पैसा उस व्यापारी से लेता है, वो जो बच गया वो पैसा, वो बैंक की इनकम है, वो बैंक अपने अपने डिफरेंट फंक्शंस के लिए क्या करता है, यूज करता है। तो इस प्रकार आपको बैंक का फंक्शन ही समझ में आया होगा बेटा। अब क्या कहता है, बैंक किस प्रकार हमारी इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल है, बैंक हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आपको पता होगा सबसे अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाला अगर कोई सेक्टर है तो उनमें से बैंक भी एक है। सबसे अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अपने एम्प्लॉयज को देखता है, सबसे अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए है ये। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट, जब ये पैसा देता है बड़े बड़े बिजनेसमैन को, तो ये क्या करते हैं, बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक नई इंडस्ट्री बना लेते हैं, नई मशीनें लगाते हैं, तो इससे लाखों लोगों को और भी रोजगार मिलता है। इससे क्या होता है, इकोनॉमी बूम करती है। तो एक तरीके से बूम इकोनॉमी को रेज करने के लिए बेटा बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बैंक के फंक्शन पता चले कि बैंक किस प्रकार हमारी इकोनॉमी को रेज करने में, हमारी इनकम को बढ़ाने में, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब नेक्स्ट है, सब बैंकों से ऊपर हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक को एक क्या है, करेंसी को जारी करने का अधिकार है। आपकी जो करेंसी है वो रिजर्व बैंक की प्रिंट करता है बेटा। रिजर्व बैंक क्या क्या कार्य करता है, रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहा गया है, इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहा गया है। तो रिजर्व बैंक के क्या फंक्शन है, सबसे पहले इशू द करेंसी, जो आपकी मुद्रा है, आपकी नोट है, आपके जो कॉइन्स है, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट, सारे जो नोट है और कॉइन्स है वो कौन जारी करता है, आपका रिजर्व बैंक जारी करता है। मॉनिटर द फंक्शन ऑफ बैंक एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, आपको पता है कि जो लोग हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बना लेते हैं और जो दूसरे बैंक है,
ठीक है, वो कितना लोन किसको दे रहे हैं, कहाँ से वो कैसे पैसा खर्च कर रहे हैं, कैसे पैसा अरेंज कर रहे हैं, सब चीजों पर फंक्शनिंग पर क्या करता है रिजर्व बैंक अपनी पैनी नजर रखता है। वो देखता है कि कोई बैंक किसी पर्टिकुलर सेक्टर को तो किसी पर्टिकुलर कुछ लोगों को तो फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो बैंकों की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या करता है कि सेंट्रल बैंक है जो उनके कामकाज की क्या करता है देखभाल करता है। उसके बाद बेटा कितना इंटरेस्ट देना है, क्या टर्म्स ऑफ क्रेडिट होंगी भाई, जिसको मान लो अगर एक फार्मर को लोन चाहिए तो उसको क्या रेट देना है, ठीक है, कितने टाइम में उससे वापस लेना, सारी टर्म्स ऑफ क्रेडिट, सारे इंटरेस्ट रेट कौन जारी करता है, आपका रिजर्व बैंक जारी करता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं बैंक कार्य करते हैं। प्रोवाइड फीडबैक रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसीज ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक देश की मॉनेटरी पॉलिसी मौद्रिक नीतियां इंप्लीमेंट करता है, वो दूसरे बैंकों से उसका फीडबैक लेता है कि ये जो पॉलिसियां है ये अच्छी है या नहीं है, ये पॉलिसीज अच्छी है या नहीं है, इनका लोगों को फायदा पहुंच रहा है या नहीं हो रहा है, इनका क्या बेनिफिट है, अगर इनकी कोई कमियां है तो वो भी पूछता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो क्या करता है पॉलिसीज का फीडबैक भी लोगों से लेता है या दूसरे बैंकों से लेता है। अब कहता है एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, अगर एक बैंक के पास जितना भी पैसा आया उसका 15%, आपको पता है कि बैंक के पास जो पैसा जाएगा बैंक कहां करेगा, उसको आगे क्रेडिट दे देगा बड़े व्यापारी, ठीक है, पर उसका 1% उसको अपने पास क्या रखना पड़ता है, कैश में रखना पड़ता है, उसको क्या कहा जाता है कैश रिजर्व रेशियो। ये जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसने 15% डिसाइड किया है, मतलब जितना भी पैसा बैंक के पास उसको 15% उसके पास क्या अपने पास रखना पड़ता है कैश की फॉर्म में, क्योंकि जो उसके क्या डिपॉजिटर्स है वो कभी भी उसका पैसा मांग सकते हैं, पर ये मान के चलते हैं कि सारे डिपॉजिटर्स एक बार अपना पैसा नहीं मांगेंगे, पर 15% एटलीस्ट बैंक को अपने पास किसके फॉर्म में रखना पड़ता है, कैश की फॉर्म में रखना पड़ता है। अब बेटा हम बात करेंगे क्रेडिट की। अब बेटा क्रेडिट क्या है, क्रेडिट एन अरेंजमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर मनी। क्या है, लेंडर है बेटा, लेंडर जो पैसे देने वाला है और बोरोवर जो पैसे मांगने वाला है। लेंडर पैसे देता है बोरोवर को, पर इस एग्रीमेंट के साथ देता है, इस जो बोरोवर है वो प्रॉमिस करता है कि थोड़े टाइम में आपके पैसे क्या कर दूंगा वापस कर दूंगा, साथ में कुछ इंटरेस्ट भी दूंगा। तो क्रेडिट क्या है बेटा, क्रेडिट एंड एग्रीमेंट है किसके बीच, लेंडर के बीच में और बोरोवर के बीच में, जिसमें क्या किया जाता है बोरोवर को क्या दिया जाता है, या तो पैसे दिए जाएंगे या कोई वस्तु दे सकता है या कोई सेवा दे सकता है, बदले में क्या देगा ये बोरोवर इन रिटर्न क्या देगा, प्रॉमिस देगा, क्या देगा भाई प्रॉमिस देगा कि मैं फ्यूचर में इसकी क्या कर दूंगा, जो आप मुझे दे रहे हो उसका रीपेमेंट कर दूंगा और साथ में आपको कुछ इंटरेस्ट भी दूंगा। तो आपको समझ में आया क्रेडिट क्या है बेटा, क्रेडिट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द लेंडर एंड द बोरोवर, ठीक है, इट इज इन टर्म ऑफ मनी भी हो सकता है, कोई गुड्स भी हो सकती है और सर्विसेज भी हो सकता है। अब बोरोवर क्या देता है बदले में, बोरोवर एक प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी फर्दर रीपेमेंट कर दूंगा, फ्यूचर रीपेमेंट कर दूंगा और साथ ही साथ आपको कुछ इंटरेस्ट भी दूंगा। तो अब हमें ये बोध पेपर में भी आता है क्रेडिट का पॉजिटिव रोल क्या है, नेगेटिव रोल क्या है। तो क्रेडिट के दोनों ही तरह के एस्पेक्ट है बेटा, क्रेडिट पॉजिटिव रोल में भी है और क्रेडिट डेब्ट ट्रैक की फॉर्म में भी है। तो हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। इसको ऐसे भी आ सकता है कि पॉजिटिव इंपैक्ट्स ऑफ क्रेडिट और नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट एज एन एसेट, क्रेडिट आपकी संपत्ति कब बन जाता है, आपकी बुक में एक केस दे रखा सलीम का। सलीम एक जूता व्यापारी है, उसके पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर आता है कि वो क्या करे, कपड़े जूते दिवाली के ऊपर उसको बहुत सारे जूते बनाने का ऑर्डर आता है। अब वो क्या करता है, वो ज्यादा माल खरीदता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, बैंक से लोन भी लेता है, साथ साथ उसके अलावा वो ज्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय करता है, ज्यादा घंटे काम करवाता है, ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ज्यादा इनकम होती है, ठीक है, वर्कर्स की भी इनकम होती है क्योंकि और उनको रोजगार मिलता है और साथ ही साथ उसको भी सलीम को भी जब ऑर्डर पूरा हो जाता है बहुत प्रॉफिट होता है, तो वो सबकी पेमेंट कर देता है, साथ ही खुद भी अपना काफी अच्छा प्रॉफिट कमाता है। एक तरीके से जब बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, लाभ हुआ, बहुतों का रॉ मटेरियल बिका, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा बेटा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो गया, तो सोसाइटी को बड़ा फायदा हुआ। ठीक है, अगर ऐसे ही लोग क्या करें, अपने अपने उद्योग धंधे चलाएं, क्रेडिट लेकर, जो उसने भी बैंक से क्रेडिट लिया क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं, ठीक है, उसने ज्यादा मशीनें लगाई, ज्यादा लोगों को ज्यादा घंटे काम में लगाया, तो इस प्रकार क्या किया, क्रेडिट ने पॉजिटिव रोल करा, उसने क्रेडिट भी रीपे कर दिया और साथ ही साथ इनकम भी जनरेट की, सोसाइटी को क्या किया, सोसाइटी की इकोनॉमी को ऊपर तक ले गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाया। तो ये तो पॉजिटिव रोल है, ठीक है, सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। इंक्रीज प्रोडक्शन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल खरीदा, उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करा, अच्छा प्रॉफिट कमाया और इससे क्या हुआ, जब उसने बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया, उनकी इनकम बढ़ी, तो उन्होंने भी अपनी जरूरत की वस्तुएं सोसाइटी में खरीदी होंगी, तो सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो गया, हाई हो गया। अब उसके बाद देखिए क्रेडिट,
जो नेगेटिव रोल प्ले करता है, जो वो डेब्ट ट्रैप में चला जाता है। क्रेडिट एज एन डेब्ट ट्रैप। यहाँ पे आपकी बुक में एक सपना का केस दिया बेटा, छोटी सी किसान है, एक मूंगफली उगाती है, उसके पास क्या है, अपनी फसल, अपनी क्रॉप उगाने के लिए भी पैसे नहीं है, उसने लोन लिया, ठीक है, उसने बेसिक चीजें खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, इन चीजों के लिए क्या लिया, लोन लिया, और वो लोन लेकर उसने क्या किया, फसल उगाई। फसल ठीक थी, पर क्या हुआ, लास्ट में पेस्ट का हमला हो गया, और क्या हो गया, जो उसकी जो फसल थी वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब उसके पास उसकी जो पैदावार ही नहीं हुई, तो वो लोन को रीपे कहां से करती, उसने दोबारा से लोन लिया अगले साल, और फिर उसकी फसल हुई, ठीक है। इस साल फसल ठीक ठाक हुई, तो वो इंटरेस्ट चुकाती जा रही है, जो कि उसने क्या किया, लोन कहां से लिया था, एक तो उसने गांव के ही एक ट्रेडर से लोन लिया, जो कि काफी ऊंचे रेट पर उसको लोन मिला। अब वो इंटरेस्ट पे कर रही है, उसकी अपने खर्चे उसके चल नहीं रहे हैं, लोन अब की ऐसे का ऐसे बना हुआ है, तो उसके लिए बेटा इस सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। तो आप देखोगे कि लोन एंड डेट ग्रोज लार्जर, हर साल उसका लोन क्या हो जाता है, और अमाउंट क्या हो जाता है, उसका इंटरेस्ट क्या हो जाता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट बनता जा रहा है। अब क्या कहता है बेटा, वो डेब्ट ट्रैप में फंस गई है। डेब्ट ट्रैप क्या है, इट इज अ सिचुएशन, ठीक है ना, इन विच द फार्मर हु हैज टेकन द लोन एंड द पर्सन हु हैज टेकन द लोन इज अनएबल टू रिपे द लोन, ठीक है, वो लोन को रिपे नहीं कर पाता, क्योंकि लोन ने भी प्रोडक्टिव कार्य नहीं किया, प्रोडक्शन नहीं कर पाया। ऐसे में क्या होता है कि उसके लिए डेब्ट ट्रैप से निकलना बहुत मुश्किल होगा, उसे क्या करना पड़ता है, अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है, और तब वो क्या करती है, उससे डेब्ट ट्रैप से छुटकारा मिलता है। तो ये काफी पेनफुल रहा उसके लिए। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि हमारे गांव में भी क्या है, किसानों की हालत कुछ ऐसी है, वो एक बार डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, तो उससे निकलना क्या हो जाता है, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब देखिए बेटा, एक वर्ड आता है बार बार, कोलैटरल। कोलैटरल क्या है, कोलैटरल जब आप क्रेडिट प्रोवाइड करते हो तो कोलैटरल का बहुत यूज करते हो। कोलैटरल है क्या, कोलैटरल इट इज एन एसेट ऑफ द बोरोवर, ठीक है, एसेट ऑफ द बोरोवर। लोन लेंडर की वो एसेट नहीं है, जो लोन दे रहा है उसकी एसेट नहीं है, किसकी, बोरोवर की, जो लोन मांग रहा है, जिसको लोन चाहिए, उसकी एसेट, ठीक है। ये लैंड भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कीमती चीज, ठीक है, किसकी है, ये बोरोवर की। बोरोवर एज गारंटी रखता है, भाई तू मेरा ये रख ले। बैंक से ले रहा है तो बैंक के पास गारंटी रख दी, जमींदार से ले रहा है तो जमींदार के पास गारंटी रख दी, भाई तू ये ले ले, और जब तक मैं तेरा लोन रिपे ना करूं ना, तब तक तू इसको रख, ठीक है। तो कोलैटरल इट इज द एसेट ऑफ द बोरोवर यूज्ड एज ए गारंटी टू ए लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। जब तक लोन रिपे नहीं हो पाता, अपनी जमीन के कागज रख दिए, ठीक है, अपनी कोई और फिक्स एसेट रख दी, तो इस प्रकार से क्या है बेटा, जब तक लोन रिपे नहीं हो पाता, तो कोई जो अनजान है वो आपको लोन कैसे देगा, बैंक आपको नहीं जानता, बैंक कैसे आपको लोन दे, तो बैंक भी आपसे कोलैटरल की डिमांड करता है कि कोलैटरल होगी तो आपको लोन दिया जाता है नॉर्मल कंडीशन में। तो ये कोलैटरल क्या है, किसकी संपत्ति है, ये संपत्ति है बोरोवर की, वो गारंटी के रूप में रख देता है कि जब तक मुझे पैसे की जरूरत है मैं यूज करता हूँ, जब मैं आपका लोन रिपे कर दूंगा तो आप मेरी गारंटी है, जो मेरी कोलैटरल है वो मुझे रिटर्न कर दो। अब उसके बाद है ना टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जब लोन दिया जाता है या लोन लिया जाता है तो कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, उन बातों को ही क्या कहा जाता है, ऋण की शर्तें, क्रेडिट की शर्तें या टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। इंटरेस्ट रेट क्या होगा, पहले तो इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा, जैसे बैंक क्या है 8-9% पे देता है, ठीक है, पर जो आपका 8-9% पर एनम, ठीक है ना, पूरे साल आप अगर आपने 1 लाख रुपए या 1000 रुपए बैंक से लिए हैं तो 8% उसका क्या होगा, आपको 80 रुपए उस पे ऊपर देने पड़े, ठीक है ना, 1000 का 8%, सॉरी हाँ 1000 का 8% कितना हो जाएगा भाई 80 रुपीज, आपको एक साल बाद 1080 रुपए देने पड़ेंगे। पर बेटा जो आपके जमींदार लैंड ओनर्स वगैरह से आप लोन लेते हो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है, जैसे 5% पर मंथ, 5% पर मंथ, तो 12 महीने का 60, ठीक है, मतलब आपने 1000 रुपए लिए हैं तो आपको एक साल के बाद 1600 रुपए देने, कहाँ तो 1080 रुपए देते हैं आप बैंक को, कहाँ उसको 1600 रुपए दे रहे हो। तो इस प्रकार से उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बड़ा हाई होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक तो इंटरेस्ट रेट है बेटा, एक कोलैटरल जरूरी है कि कोलैटरल क्या डिमांड की, फिर उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन, जो बैंक है या कोई भी आपको लोन देता है वो आपसे कागज मांगता है, भैया आपका आपकी डिटेल दो, आपका ये दो वो दो, तो जो भी कागज उससे जरूरत से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनको क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। मोड ऑफ रिपेमेंट, ये भी डिसाइड किया जाता है कि मोड ऑफ रिपेमेंट क्या होगा, जब आप लोन वापस करोगे तो कैसे करोगे, इंस्टॉलमेंट में करोगे,
एक ही बार में करोगे, 2 बार में करोगे, कैसे करोगे, ठीक है, कितना इंटरेस्ट दोगे, किस प्रकार से करोगे, तो ये सारा जब डिसाइडेड होता है, इस सभी को हम कलेक्टिवली क्या कहा जाता है बेटा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट पॉजिटिव रोल भी प्ले करता है, क्रेडिट नेगेटिव रोल भी प्ले करता है। कोलैटरल क्या है, एसेट ऑफ द बोरोवर है, जो उसको गारंटी के रूप में लेंडर के पास रखता है। और उसके बाद टर्म्स ऑफ क्रेडिट में एक तो इंटरेस्ट रेट है, फिर कोलैटरल है, फिर डॉक्यूमेंटेशन है, फिर मोड ऑफ रिपेमेंट है। अब इसके बाद बेटा हम करेंगे कि फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। बेटा सोर्सेज ऑफ क्रेडिट का मतलब है कहां से लोन ले सकता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 2 प्रकार के सोर्सेज हैं, एक फॉर्मल औपचारिक, एक दूसरा क्या है, इनफॉर्मल अनौपचारिक। फॉर्मल में आपका आएगा बैंक और कोऑपरेटिव, फॉर्मल में आपका क्या आएगा, बैंक और कोऑपरेटिव आएंगे। उसके बाद इनफॉर्मल में अनौपचारिक में क्या होगा, कोई भी व्यापारी आपके इलाके का, कोई लैंड ओनर, कोई आपकी भूमि का मालिक, रिलेटिव आपके और फ्रेंड, आपके सगे संबंधी और आपके दोस्त, वो भी आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों ही प्रकार के लोन में क्या अंतर है बेटा, दोनों प्रकार के लोन में बहुत अंतर है। सबसे पहले हम अंतर की बात करते हैं हाई कॉस्ट। इसमें जो फॉर्मल सेक्टर है इसमें क्या होता है बेटा, सॉरी लो कॉस्ट होगी यहाँ पे। फॉर्मल सेक्टर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है बेटा, लो होता है, ठीक है। आपको कम ब्याज दर पर बैंक है, आपको सस्ता लोन देता है। उसी प्रकार कोऑपरेटिव है, वो भी जनता की भलाई के लिए कार्य करती है, वो भी सस्ता लोन देती है। पर ये क्या होते हैं, ये एक तरीके से आपसे लाभ कमाना चाहते हैं, तो ये आपको हाई कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का लोन प्रोवाइड करते हैं। इसमें नीड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होती है, बैंक और कोऑपरेटिव आपको पूरे आपके कागज जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक लोन नहीं देंगे, तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है। ये आपको सिर्फ आपके जानकारी के आधार पर ही लोन दे देंगे, तो इसमें नो नीड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, ज्यादातर ये डॉक्यूमेंट की मांग आपसे नहीं करते। नो चांसेस ऑफ डेब्ट ट्रैप, इसमें डेब्ट ट्रैप में फंसने का खतरा क्या है बेटा, नहीं के बराबर होता है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया जैसे 1000 रुपए दिए तो 1080 रिटर्न कर, ठीक है। पर यहाँ पर अगर आपने 1000 रुपए दिए तो 1600 रिटर्न करने हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, हाई चांसेस ऑफ डेब्ट ट्रैप। अब डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हो, जो भी कोलैटरल आपने रखी होगी ये क्या कर लेते हैं, उसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि पहले टारगेट ही वो क्या होता था, आपकी कोलैटरल होती थी, उसको हथियाना चाहते थे, तो इस प्रकार से। पर फिर भी आज इतने बैंक हैं, आज इतनी सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, पर फिर भी आज का जो गरीब है वो कहीं ना कहीं 50% अब भी क्या है बेटा, आपके इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेता है। कारण क्या है, एक तो बेटा वो अनअवेयर है, अनएजुकेटेड है, उसको ज्यादा जानकारी नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं, ठीक है, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, कई बार उसके पास कोई गारंटी नहीं होती, कोलैटरल नहीं होती देने के लिए। इन सभी कारणों से क्या है, आज भी वो कहां पर जाकर लोन लेता है, वो लैंड ओनर से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, इनसे लोन लेता है और बैंक से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। तो ज्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करने की जरूरत है कि जो हमारा पुअरर है, जो हमारा पुअरर सेक्टर है, जो हमारा विलेजर्स है, जो हमारा फार्मर है, वो कहां से लोन ले। इसके लिए क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होगी इन्हीं लोगों को टारगेट करके। हर गाँव में या ज्यादातर गाँव में आपको क्या बनाना होगा, बैंक बनाना होगा। ज्यादातर हमारी जो गवर्नमेंट अभी जो प्रोग्राम बना रही है कि हर आदमी का क्या होगा, एक बैंक में अकाउंट होगा, जन धन योजना, ये बहुत सारे प्रोग्राम है जिससे क्या होगा, इनमें अवेयरनेस बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये इस जो इनका इनफॉर्मल सेक्टर के चंगुल से क्या कर रहे हैं, बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से डेब्ट ट्रैप क्या होगा, आने वाले समय में कम होगा। पर बेटा अभी भी भारत जैसे रूरल गांव वाले देश में क्या है, बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। अब उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है बेटा, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, when near about 15 to 20 people put up their small saving and make a big fund। 15 से 20 लोग, खासकर महिलाएं, जब अपनी छोटी छोटी जमाओं को क्या करती हैं, इकट्ठा कर लेती हैं और एक ऐसा बिग फंड बना लेती हैं जिससे वो एक दूसरे की हेल्प करे। उन्हें किसी बैंक के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो कोई ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रखती। तो इस प्रकार से एक दूसरे की मदद के लिए जो बनाया गया, अपने मेंबर्स की मदद के लिए जो बनाया ग्रुप है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप कहलाता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज द बेसिक आइडिया टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द पुअर। जो इसके मेंबर्स हैं, जो